कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के क्रैश कोर्स की सीरीज में जो है सो आप लोगों को हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज के क्लास में जो है सो हम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इतने मेहनत, इतने शिद्दत के साथ जो है सो वीडियो को देख रहे हैं और अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। सभी वीडियो को आप देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आपका जो है सो रिएक्शन आते रहता है, सोशल मीडिया तरफ से भी रिएक्शन आते रहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम का बहुत कम ही समय बचा हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर के। और 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था तो आप लोगों ने जो है सो ये चीज हमें आगाह किया मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो एक्चुअली मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसकी वजह से जो है सो मैंने क्लास जो है सो 2 दिन होल्ड किया था। लेकिन आज जो है सो क्लास को मैं जो है सो पुनः शुरुआत करता हूँ। और आपको जो है सो ये चीज बताते चले, आपको जो है सो ये चीज बताते चले, क्या बताते चले, ये चीज बताते चले कि जो है आज का क्लास जो है सो हम ये शुरू करने वाले हैं डाटाबेस एसक्यूएल यूनिट 3 का, जिसके अंदर 2 चैप्टर आता है, डाटाबेस और एसक्यूएल। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों से। अभी तक के क्लास में जो है सो आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक जो है सो हम आपको क्लास दे चुके हैं, सारा वीडियो जो है सो आपको दे चुके हैं। आपको अगर ये वीडियो जो है सो नहीं मिलता है तो आप जो है सो हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद जो है सो आपको टोटल वीडियो जो है सो देखने को मिलेगा। बात समझ में आई। किसी भी तरीके का समस्या होता है अगर वीडियो खोजने में, तो आप हमें जो है सो टेलीग्राम चैनल से जो है सो तुरंत सूचना दीजिए कि सर सारा वीडियो नहीं मिल पा रही है। मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल में वीडियो कैसे खोजना है, ऐसे टेलीग्राम चैनल ये प्लेलिस्ट में वीडियो कैसे खोजना है। लेकिन आसान है, चैनल पे जाइए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट आएगा, उसमें सब वीडियो है। ठीक है, उसको भी बता दूंगा लास्ट में, रुकिए। ठीक, अभी तक जो है चैप्टर 1 से लेकर के है 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसका वीडियो से लेकर के हम नोट्स भी जो है सो टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। ठीक है, वीडियो भी और सारा अभी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक का नोट्स भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक है, वीडियो देखिए, नोट्स प्रिंट कीजिए, उसको पढ़िए। ठीक है, और खूब जो है सो आनंद के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। कुछ दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, तैयारी जो है सो एकदम फटाफट कीजिए भैया। ठीक है, और इसी के सीरीज में जो है सो आज हम चैप्टर नंबर जो है सो 11 शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? 11। और 11 चैप्टर का क्या नाम है? डाटाबेस। क्या नाम है भैया? डाटाबेस। सिलेबस जब आप कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का देखेंगे तो देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? डाटाबेस। और ये जो डाटाबेस जो है वो यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या नाम है? डाटाबेस एंड एसक्यूएल। ठीक है, यूनिट 3 का क्या नाम है? डाटाबेस एंड एसक्यूएल, जिसमें से एसक्यूएल आपका 11th नंबर चैप्टर है, सॉरी, डाटाबेस आपका 11th नंबर चैप्टर है, 11 नंबर चैप्टर, और एसक्यूएल जो है सो 12 नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के सीरीज में, आज के इस क्लास में, ठीक है, हम जो है सो समझने वाले हैं डाटाबेस के बारे में। ठीक है, लेकिन बताइए, यार सब ठीक चल रहा है ना आप लोगों का? ठंडा है, ठंडा से जो है सो कैसा कट रहा है आप लोगों का दिन? अच्छा कट रहा है ना? कंबल के अंदर घुसे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, खाना पीना एकदम से ऐसे गर्मी गरम गरम खाइए, अंडा खाइए डेली। ठीक है, अंडा बहुत जरूरी है शरीर के लिए। ठीक, तो मजे के साथ जो है सो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास बहुत धांसू होने वाला है, बहुत अच्छा सबको समझ में आने वाला है, क्योंकि तगड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ तमाम चीजों पे। आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हो सकता है कि आप 1500, 2000, 3000 रुपया देकर के कोचिंग भी किए होंगे, कोचिंग किए होंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का, तो उतना समझ में नहीं आया होगा जितना मेरा इस वीडियो में समझ में भी आ रहा होगा। सारा वीडियो में अभी समझ में भी आएगा इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैं धांसू एग्जाम्पल देता हूँ। किसी हमारे भाई ने एक कमेंट किया कि सर जो है सो आप हम लोगों के लिए बहुत बेहतर टीचर हैं। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम एवरेज स्टूडेंट के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर जो है सो क्लास देते हैं, क्योंकि हम खुद जो है सो उस जीवन को जी चुके हैं, झेल चुके हैं। हमने अपने जीवन में गरीबी देखी, हमने अपने खूब, हम एक एवरेज स्टूडेंट से जो है सो यहाँ तक का सफर तय किए हैं। ठीक है, तो मुझे इस चीज का एहसास है कि हम बच्चों के सामने कैसा कंटेंट दें, कैसा वीडियो दे बना करके दे कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं वैसे ही वीडियो बनाता हूँ, वैसे ही भाषा, वैसे ही लिखावट का जो है प्रयोग करता हूँ, ताकि वो चीज को जो है सो आपको तुरंत समझ में आ जाए। हम स्टैंडर्ड अपना फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, भाषा कुछ और रहेगा, स्टैंडर्ड बोलना शुरू कर देंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, डायग्राम इमेजेस के माध्यम से नहीं समझाएंगे, फिर आपको नहीं समझ में आएगा, है ना।
इसलिए मैं इस वीडियो बनाने के पहले सबसे पहले 5 से 6 घंटा उस वीडियो को उस कंटेंट को जो है सो एनालाइज करता हूँ, इधर से उधर कैसे समझ में आएगा उसको ऊपर नीचे करता हूँ, कट पेस्ट करता हूँ, इमेजेस डालता हूँ, तब आपको इस वीडियो को जो है सो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आज जो है सो करीब करीब जो है सो इस ट्यूटोरियल को बनाने में 10 बजे बैठे थे, 3 बज गया। ठीक है, तो जाकर के 5 घंटा में जो है सो इस वीडियो का जो मटेरियल है उसको तैयार किया हूँ। तब जाकर के अभी जो है सो 40 से 45 से 50 मिनट में वीडियो जो है सो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। बात समझ में आई ना? तो इसके पीछे मेहनत करता हूँ तब आपको समझ में आता है। बात समझ में आई? किसी भी टीचर को अगर भाषा, किसी टीचर का पढ़ाई अगर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, इसका एक ही मतलब हुआ कि वो टीचर तो पढ़ाने से ज्यादा अपने पे मेहनत कर रहा है। ठीक है, उस कंटेंट को तैयार करने में मेहनत कर रहा है। 1 घंटा की अगर वीडियो मैं बनाता हूँ तो 5 घंटा उसके ऊपर मेहनत करता हूँ, तो वो वीडियो आपके सामने लाता हूँ, आपके समझने योग्य, तब उसको बताता हूँ। पहले मैं 1 घंटा सोचता भी हूँ कि जब वो टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो ऐसा क्या मैं भाषा बोलूंगा, क्या एग्जाम्पल लूंगा है, ताकि बच्चों को तो टोटल समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आज बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, और अगर समझ में आपको बहुत अच्छा से आएगा तो जो है सो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है सो पढ़े। ठीक है, वो भी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करे, वो भी जो है सो इस मुहिम में जुड़े, इस क्रैश कोर्स के सीरीज में जुड़े। ठीक है, और वो भी जो है सो अच्छा नंबर ला करके, किसी भाई ने कमेंट किया था सर शेयर करेंगे तो कहीं अच्छा नंबर लेगा, तो अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेहनत और किस्मत है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो आज के क्लास में जो है जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है डाटाबेस। ये मेरा चैप्टर नंबर 11th है, और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कभी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, 2 नंबर का एक थ्योरी पूछ देगा। कितना हो गया? 4 नंबर हो गया, बस यहाँ से सही पूछ भी करता है। 2 नंबर का थ्योरी पूछ देगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, एमसीक्यू। ठीक है, एक 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 एमसीक्यू, दो एमसीक्यू, यानी 2 एमसीक्यू 2 नंबर का हो गया, अरे वो 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ देगा डिफिनेशन वगैरह लिखने के लिए। ठीक, कैसा क्वेश्चन पूछेगा इसके वीडियो के अंत में जो है सो हम देखने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब जो है सो है क्या। ठीक, तो सबसे पहले जो है सो हम समझने वाले हैं डाटाबेस को। लेकिन डाटाबेस समझने से पहले आपको समझना होगा ये डाटा क्या होता है। सबसे पहले डाटा को आपको समझना होगा। ठीक है, तो डाटा को समझने के लिए हम आपके लिए जो है सो कुछ डिफिनेशन लिखे हैं, कुछ इमेजेस लाए हैं। ठीक है, बोलता रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज डाटा। रॉ फैक्ट, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नॉन एज डाटा। कहता है डाटा के बारे में पहले भी बताया है जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। ठीक है, कोई भी हकीकत, कोई भी फिगर, कोई भी जिसका मूल्य हो, जिसका कलर हो, ठीक है, ठीक है, वो डाटा कहलाता है। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट है, जिसे हम कंप्यूटर में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, वो कंप्यूटर के लिए वो डाटा कहलाता है। ठीक है, 5 किलो चावल, 25 किलो चावल, 5 रुपया, 20 रुपया का बिस्किट, ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या है? डाटा है। अब जो भी चीज देखते हैं, जो भी मेरी नजरों में दिखाई देता है, जिसका कुछ कीमत है, जिसका कुछ वैल्यू है, जिसका कुछ कलर है, जिसका कुछ वजन है, वो सब का सब क्या है? डाटा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जैसे 50 हो गया, ऑलटेक हो गया, हजारीबाग हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, 5 किलो चावल हो गया, सभी का सभी डाटा है। ठीक, बात समझ में आई ना? ठीक है, दूसरी डिफिनेशन इसका ये कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज नंबर, वर्ड, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और जस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स। किसी भी सवाल का जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट करते हैं, कोई भी वर्ड हो गया नंबर के रूप में, ठीक है, तो वो जो है सो डाटा कहलाता है कंप्यूटर के भाषा में, है ना? बस मुझे जिसको मेजरमेंट कर सके, जिसके पास ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर हम कर सके, जिसको वर्ड में हम लिख सके, जिसको नंबर में हम कुछ लिख सके, ठीक है, ये क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। बात समझ में आई? है ना? ठीक है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा कहलाएगा। कोई ग्राफ हो गया, कोई मेजरमेंट हो गया, कोई ऑब्जर्वेशन हो गया, कोई फैक्ट्स हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई क्वांटिटी हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। ठीक, हम अपनी आंखों से, हम अपनी नजरों से जो है जिससे भी, जिस चीज को भी देखते हैं, जिसका कुछ मेजरमेंट हो सके, जिसका कुछ नाप तौल हम कर सके, जो वर्ड में हो, फिगर में हो, नंबर में हो, ठीक है, ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सभी का सभी क्या है? ये सभी का सभी डाटा है। बात समझ में? ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ चुका है, व्हाट इज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लड़की के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लड़की है ना, इसकी आंख भी कितनी खूबसूरत है, इसके गाल भी कितना खूबसूरत है, इसका ओठ भी कितना खूबसूरत है। हैं? देख, बात समझ में आए? ठीक, तो देखो इस लड़की के एक एक आंख में, जिसे हम लोग अब जब अपनी आंखों से देखते हैं, तो इसी तरीके के बहुत सारा डाटा, बहुत सारी चीजें जो है हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। हम कह सकते हैं वो सभी का सभी क्या है? वो सभी का सभी क्या है? डाटा है। वो क्या, वो सभी का सभी क्या है? डाटा है।
बस समझ आए। देखिए बेचारी लड़की कितनी है, ये बेचारी भले इसको इसको तो पता ही नहीं होगा कि हम इसको फोटो यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है। इसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि डाटा क्या होता है, लेकिन हम इसको इसको एग्जाम्पल देकर के बता दे रहे हैं कि डाटा क्या होता है ना। इस लड़की का एग्जाम्पल हम अपने अंदर जो है सो वीडियो के अंदर डाल के बता रहे हैं का, तुमको बड़ी गौर से देख रही है, इतना 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 आंख से आंख अत्याचार मत करो यार। ये देखो हम ही को देखे जा रही है, ये देखो ये देखो, ये देखो हम ही को देखे जा रही है। ए भैया हमको मत देखो, इतना मत देखो, ठीक है। हमको इतना मत देखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो देखो, मुझे भी लगता है कि कोई मुझे देखे यार, है ना। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं। चलो 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 चलो, डाटा समझ में आई, डाटा क्या होता है समझ में आई, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा धांसू और तगड़ा दिया हूँ भैया, समझ में आपको पक्का आया होगा, ठीक। अब आते हैं डाटाबेस। सबसे अब समझते हैं कि डाटाबेस क्या होता है, ठीक। तो डाटाबेस समझाने से पहले आपको जो है इसका डिफिनेशन दूंगा, फिर इसका एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद जो है इसका एक और डिफिनेशन दूंगा, फिर इसका फिगर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको तुरंत समझ में आने वाला है कि डाटा क्या होता है। बस समझ में आई ना, है ना। डाटाबेस क्या होता है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं डाटा के बाद क्या समझते हैं डाटाबेस। ये डाटाबेस है क्या। सबसे पहले डिफिनेशन देता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ, फिर तड़तड़ा कर समझाता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। बोलता है कि डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच हेल्प इन रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डाटा from database and organize the data in the term of table, view, schema, report, etc. For example, a college database organize the data about the student, faculty, admin, staff, etc., which help in efficient retrieval, insertion, deletion of data from it. ठीक है, समझ में आई। चलो, अगर आप समझ में नहीं आई तो भी बात छोड़िए, समझ में ना आई तो भी ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है, किसी भी डाटा को हम जब कलेक्शंस करके रखते हैं तो वो डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। किसी भी डाटा को जब हम संग्रह करके रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। जैसे आप कोई स्कूल जाते होंगे तो कोई भी स्कूल जो है सो अपने विद्यार्थी का, अपने टीचर का कितना कितने विद्यार्थी है, क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, क्या माता का नाम है, क्या पिता का नाम है, उसका आधार नंबर क्या है, कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सब एक रजिस्टर में लिख करके रखता है कि नहीं, या तो कंप्यूटर में लिख करके रखता है ना। तो ये क्या हुआ, एक डाटाबेस हो गया। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, किसी भी संस्था से रिलेटेड, किसी भी कोई चीज से रिलेटेड जो है हम अपने पास डाटा अगर रखते हैं, उस संस्था से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, तब जो है सो हम उसको क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। लेकिन डाटा इंटर रिलेटेड होना चाहिए। इंटर रिलेटेड का कहने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। जैसे अगर कोई कॉलेज अपना डाटाबेस बना करके रख रहा है तो डाटाबेस क्या बना के रखेगा, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का माता का नाम, स्टूडेंट का पिता का नाम, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का सेक्शन, स्टूडेंट का पास किया, स्टूडेंट टीसी लिया कि नहीं, यही सब डाटा रखेगा, है ना। ये डाटा कभी नहीं रखेगा कि शहर में कितना जिलेबी बिक रहा है, वो डाटा कभी नहीं रखेगा। ये डाटा कभी नहीं रखेगा कि आज चुनाव कौन जीता, है ना, ये डाटा वो कभी नहीं रखेगा। उसको कॉलेज, कोई कॉलेज से रिलेटेड समोसा बेचना कॉलेज से रिलेटेड कोई डाटा है क्या, नहीं ना। चुनाव हुआ नहीं हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये क्या कॉलेज से रिलेटेड डाटा है, नहीं ना। तो भैया डाटा उसी संस्था से रिलेटेड होना चाहिए। चुनाव जीता कि नहीं जीता, वो चुनाव आयोग का डाटा है, वो इलेक्शन का डाटा है, वो कहीं और सरकारी सरकारी संस्था में रहता होगा जी। आज कितना खाना बिका, समोसा कितना बिका, कचौड़ी जलेबी कितना बिका, ये होटल से रिलेटेड डाटा है। तो ये डाटाबेस होटल अपना तरीके से बना के रखेगा। यानी होटल वाला शब्द ना कॉलेज में अप्लाई होगा और ना कॉलेज वाला शब्द होटल में अप्लाई होगा। होटल कभी ये लिखेगा कि आज कितना विद्यार्थी प्रेजेंट हुआ, कितना अब्सेंट हुआ, कितना क्या रोल नंबर है, ऐसा लिखेगा क्या, नहीं नहीं लिखेगा। तो जो डाटा है वो उसी संस्था से रिलेटेड होना चाहिए, इसीलिए है इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता डाटा होना चाहिए भैया, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हुआ डाटाबेस। कोई भी कॉलेज, कोई भी होटल, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था जो है, फ्लिपकार्ट का भी अपना डाटा है, हम कितना कस्टमर कितना परचेज किए, कितना नहीं परचेज किए, क्या कब अकाउंट बनाए। जीमेल में भी, फेसबुक का अपना डाटाबेस है कि पूरे कितने और ऑल ओवर दुनिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से कितना लोग फेसबुक चलाते हैं, तो हम लोगों का सबका नाम, सबका ईमेल आईडी, सबका पासवर्ड फेसबुक के पास है, तो वो फेसबुक का डाटाबेस हुआ। तो हर किसी के पास जो है, हर संस्था के पास, हम भी अगर कोचिंग चलाते हैं तो हम सबका डाटाबेस रखते हैं कि कौन कब पास हुआ, क्या नाम है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इंटर रिलेटेड डाटा के कलेक्शंस को ही जो है सब डाटाबेस कहते हैं। अब इससे मदद हमें क्या मिलती है, विच हेल्प्स इन। अब इस तरीके के डाटाबेस बनाने से मदद क्या मिलती है सो बताते हैं। रिट्रीवल, कभी भी मुझे रिट्रीवल यानी देखना उस डाटा का। जैसे मान के चलो कि कॉलेज में है, कोई आदमी आया है
और बाहर से कोई संस्था के लोग आए, बोले कि 2015 में आपके विद्यालय से कितने विद्यार्थी पास किए थे, तो हम तुरंत रजिस्टर निकाल के देखेंगे कितना फर्स्ट किया, कितना सेकंड किया। ठीक है, फलाने नाम का विद्यार्थी यहाँ से पास किया कि नहीं, वो अगर देखना हो तो तुरंत रजिस्टर ला करके देखेंगे। तो भैया हमें डाटाबेस बना करके रखते हैं तो हमें बहुत कुछ में मदद देता है। रिट्रीवल वगैरह रिट्रीवल करते हैं, इंसर्शन करते हैं। अरे कोई डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है, मान के चलो कोई कॉलेज का डाटाबेस बना हुआ है जिसमें से क्लास 7 में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कोई और नया एडमिशन आया, ठीक है, तो उस जो रजिस्टर में जिस कंप्यूटर में हम डाटाबेस सबका बना के रखे होंगे, नाम, रोल नंबर, माता नाम, पिता का नाम, उसमें फिर नया एडमिशन जो होगा उसके नीचे जस्ट जोड़ देंगे उसका भी नाम, उसका माता का नाम, पिता का नाम, है ना। तो नया डाटा को उस डाटाबेस में ऐड करना, ठीक है, एंड डिलीट करना। जैसे मान के चलो कि कोई पास कर गया तो कोई बदमाशी कर दिया, कोई किसी को टीसी दे दिए, वो जब चला गया तो उसका नाम वहां से रजिस्टर से हटा देना, कंप्यूटर से हटा देना, डिलीशन कहलाना। तो हम जब डाटाबेस बना देते हैं तो डाटाबेस बनाने से हमें बहुत फायदा है ना। डाटाबेस को ओवरऑल देखना, डाटाबेस को नए डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को अपडेट करना, ये तमाम चीजें जो है सो डाटाबेस बनाने से हमें फायदा होता है। और जब डाटाबेस बनाते हैं तो हम टेबल के रूप में रखते हैं ना। डाटाबेस अधिकतर आप देखते होंगे कि टेबल के फॉर्म में होता है, जिसमें रॉ होता है, कॉलम होता है। यहाँ देखिए इमेज में, पहले पुराने जमाने में हम डाटाबेस बनाते थे, है ना, रजिस्टर में, तो इस तरीके रॉ कॉलम बनाते थे, कितना रॉ कितना कॉलम, नाम, एड्रेस, पता यहाँ लिखते थे, उस अनुसार से फिर क्रमांक लिखते थे, है ना, सीरियल नंबर और सबका नाम लिखते थे, सबका जो भी डाटा होता था लिखते थे, है ना। तो ये टेबल के फॉर्म में हमेशा होता है, व्यू के रूप में भी होता है, स्कीमा के रूप में होता है, रिपोर्ट के रूप में होता है, ईटीसी, है ना। और इस इतना रूप में जो है सो डाटा हम जो है सो अपने डाटाबेस के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं। और समझ में आई ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही दिए है कि कॉलेज डाटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा अबाउट द स्टूडेंट, है ना। अब कोई कॉलेज जो है, देखिए हर संस्था अपने अपना से रिलेटेड डाटा रखता है। अभी हमने कहा कि कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट, टीचर, कब पास किया, क्या नाम है, क्या माता का नाम है, ये सब चीजों का डाटा रखेगा। वो समोसा और जलेबी कितना भी का डाटा कभी नहीं रखेगा। तो सभी संस्थाएं डाटाबेस जो अपना बना करके रखती है वो अपना संस्था से रिलेटेड रखती है। होटल के तरीके का डाटा रखेगा, कॉलेज ला कॉलेज के तरीके से, छोटा स्कूल छोटे स्कूल के तरीके से डाटाबेस बना के रखेगा। एलआईसी एजेंट अपना डाटा बना करके रखता है कि कितना एलआईसी हमसे करवाया है, कब कौन कितना पैसा दे रहा है, किसका पैसा हम खा गए, है ना। तो वो अपना डाटा बना, तो हर संस्था अभी के समय में तो डाटाबेस बहुत बड़ा चीज हो गया जी। डाटाबेस बहुत बड़ा चीज हो गया अभी के समय में, हर जगह लोग डाटाबेस बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो डाटाबेस बनाने से बहुत फायदा है बाबू, ठीक है। डाटाबेस का उपयोग जो है सो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, हमें को फायदा है। बात समझ में आई ना। हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल में हर तरीके का डाटा अपडेट रहता है, आज कितना एडमिट हुआ मरीज, कितना गया, किसको दवाई मिला, किसको खाना नहीं, किसको नहीं मिला, बहुत चीजें हर जगह आपको जो है, हर जगह पे डाटा का डाटाबेस आज के डाटाबेस लोग बना करके रखता है। हर संस्था, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर डिपार्टमेंट, हर सरकारी डिपार्टमेंट, हर प्राइवेट डिपार्टमेंट, इवन कि हम घर में जी कितना पैसा खर्चा किए, आज कितना खर्चा हुआ, क्या सामान लाए, क्या खाए, कितना लाए, ठीक है, कितना सामान आज बेचे, कितना साग बेचे, कितना धान बेचे, ये भी हम अगर डायरी रजिस्टर में लिख के रखते हैं तो भी हमारे लिए क्या हुआ, डाटाबेस हुआ, ठीक है। तो डाटाबेस तैयार करके रखने से हमें बहुत फायदा होता है, ठीक है। उसको हम हिसाब किताब देखने में, उसके इंसर्ट डिलीट अपडेट करने में, तमाम चीजों में जैसे डाटाबेस काफी मदद करता है। A database is basically a computer-based record keeping system that contain information about the organization. दूसरे शब्दों में हम आसान भाषा में एक लाइन के डिफिनेशन में कह सकते हैं कि डाटाबेस जो है सो कंप्यूटर पे आधारित जो है सो क्या एक रिकॉर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर पे आधारित क्या है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जो किसी भी संस्था का जो है सो इंफॉर्मेशन रखने का काम करता है। किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है सो इंफॉर्मेशन रहता है ना। देखिए पहले के जमाने में हम डाटाबेस इस तरीके से बनाते थे भैया, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, है ना। तो पुराने जमाने में ऐसे 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल पहले डाटाबेस मुझे बनानी होती थी तो इस तरीके के रजिस्टर में जो है सो डाटाबेस हम लोग बना करके रखते थे। देखिए कितना सुंदर सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस, पता है ना। हर स्कूल कॉलेज में आप देखोगे किस तरीके का रजिस्टर में अभी भी डाटाबेस लोग बना करके रखता है, ठीक। जब टेक्नोलॉजी आया, जब कंप्यूटर आया, ठीक है, तो हम लोग जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे डाटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। जहां पे इंटरनेट ना हो तब भी चलेगा, इंटरनेट तो ही चलेगा, ठीक है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो है, एक वर्ड एक्सेल नाम सुने ना, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड और एक्सेल एक ऐसा, एमएस ऑफिस का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा पैकेज है, ठीक है, जो डाटाबेस बनाने के लिए ही काम आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल डाटाबेस के लिए करते हैं, फिर एक्सेस का जो है सो डाटाबेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी जो है हम क्या देख रहे हैं, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नेम, डिजिग्नेशन, एड्रेस, सिटी, पिन नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, है ना, वेबसाइट क्या है, कैटेगरी क्या है, ये तमाम चीजें जो है सब हम कंप्यूटर के रूप में जो है सो डाटा तैयार करके रखते हैं। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर होटल वाला देखिएगा अब कंप्यूटर लगा करके रखता है। ठीक है, हर एलआईसी एजेंट जो है अपने घर में कंप्यूटर लगा करके रखता है। क्यों? क्योंकि हमारा कितना जो है सो डाटा तैयार हो रहा है उसका एक डाटाबेस अपने इस एक्सेल में बना करके रखता है, ताकि डाटा सुरक्षित हो, कभी देखने का जरूरत हो तुरंत कंप्यूटर खोल करके हम उस चीज को देख लें। तो ये डाटाबेस, लेकिन बदलती हुई इस दुनिया में, बदलती हुई इस दुनिया का इस तस्वीर ने हमें भी बदला है, हमारे समाज को भी बदला है और हमारी टेक्नोलॉजी को भी बदला है। हमारे समाज में भी अनेक प्रकार का तकनीकें काम कर रही है, हमारे समाज में सो अलग अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी जो है काम कर रहा है। ठीक है, इसका उदाहरण हमारे सामने, आपके आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने डेली देखने को मिलता है। समझते बदलते हुए समय में क्या बदला, अब जो है सो दुनिया कंप्यूटर में अब जो है सो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आगे बढ़ा और अब हमारा डाटाबेस सारा ऑनलाइन होने लगा। हम जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सब डाटा जो है सो कहीं ना कहीं उन फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर में रखा हुआ है। सारी कंपनियां जो है सो हमारे डाटा अपने पास रखी हुई है। मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर, मेरा पासवर्ड, सब उस सबका कंप्यूटर में, उस सबके सर्वर में रखा हुआ है। और जब हमें जरूरत पड़ता है तो हम ऑनलाइन आते हैं, नेट खोलते हैं, फेसबुक पे आते हैं, फेसबुक खोलते हैं, सारा डाटा मेरा दिखने लगता है ना। ठीक, हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से, सबसे पहले उसमें अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देते हैं। वो क्या हुआ, वो सारा डाटा जो है सब फ्लिपकार्ट और अमेजन के डाटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाता है ऑनलाइन। और जब जब हमें जरूरत होता है तो आईडी पासवर्ड डालते हैं, डाटा तुरंत फैच हुआ, तुरंत दिखा, तुरंत मेरा अकाउंट खुल गया। फिर हम जो भी खरीदारी करते हैं, आज से साल, 2 साल, 5 साल पहले भी जो भी आप खरीदारी किए होंगे, तब आप फ्लिपकार्ट के अंदर अपना अकाउंट जो है जैसे लॉग इन कीजिएगा, आपका सारा चीज दिखेगा, आपका एड्रेस, आपका अपने कब खरीदारी किया, कौन सा कंपनी शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, चड्डी खरीदे, जंघिया खरीदे, सब आपको दिखेगा। वो क्या है, वो डाटाबेस है। सारा डाटाबेस अब ऑनलाइन हो रहा है। स्कूल अभी ऑनलाइन फॉर्म हमें अभी आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरता था। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरता था और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजता था। अब सारा फॉर्म ऑनलाइन हो गया है ना। फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आने लगा, क्या है, सब डाटाबेस हो गया। ये सब डाटाबेस है, ये सभी ऑनलाइन डाटाबेस है। तो हमारी दुनिया ने जो है, ये दुनिया अब ऑनलाइन की तरफ बढ़ने लगा है और सारा डाटा जो है ऑनलाइन डाटाबेस में स्टोर होने लगा है, जिसे हम सर्वर कहते हैं। हर कंपनी का अपना सर्वर है, हर संस्था का अपना सर्वर बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि हमारा डाटा वहां पर जो है सही तरीके से स्टोर हो उस डाटाबेस में। तो हमारा डाटा उस सर्वर में स्टोर हो, तो सबका डाटा उस सर्वर में अगर रखा हुआ तो डाटाबेस कहलाता है। जैसे बैंक, बैंक के पास सभी कस्टमर, सभी जितने आदमी का बैंक अकाउंट खुला हुआ होगा उस बैंक में, सबका डाटा उसके पास है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार नंबर, कब अकाउंट खोला, कितना पैसा निकाला, कितना पैसा भी अकाउंट में है, ये सभी डाटा जो है सब कंप्यूटर में रखा हुआ है, उस बैंक का कंप्यूटर में, उस बैंक का सर्वर में। तो ये क्या हुआ, ये डाटाबेस हुआ। ये क्या है, ये डाटाबेस हुआ। बात समझ में आई? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप डाटाबेस बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन पूछने की अति संभावना है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस। ठीक है, गिव एन एग्जांपल, डाटाबेस से आप क्या समझते हैं, तो व्हाट इज डाटाबेस क्वेश्चन पूछने की अपार संभावना है यहाँ से। ठीक है, तो इससे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब है एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। अब डाटाबेस का कुछ एडवांटेज है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ एडवांटेज है, इसका कुछ गुण है, तभी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने से फायदा क्या होता है कि रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डाटा। डाटा रिपीट नहीं होता है इसमें। ठीक है, यानी कि पहले के जमाने में रजिस्टर में आप डाटा बनाते थे, तो हो सकता है 2-4 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 200-500 पेज का अगर वो रजिस्टर है, तो किसी का नाम पहला पेज में लिखे और भुला गए तो उसका नाम हो सकता है आप लास्ट पेज में फिर से लिख देंगे। ठीक है, आप भुला गए फिर से, तो क्या हुआ, उस रजिस्टर में वो डाटा रिपीट हो गया। लेकिन अभी के जमाने में जब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो अब डाटा रिपीट नहीं करता है। जैसे आप जो है अगर फेसबुक में अकाउंट बनाए हैं जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर को पुनः डालिएगा तो उस नंबर से अकाउंट नंबर नहीं बनेगा। हाँ, तो फ्लिपकार्ट पे जिस मोबाइल नंबर, जिस ईमेल आईडी से, जिस नाम से आप अकाउंट बनाए हैं, फिर दोबारा बनाइएगा तो अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों बोलेगा, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आप रिपीट करने जा रहे हैं, एक अकाउंट तो वो बना ही लिए, दोबारा फिर अकाउंट बना रहे हैं उस नंबर से, उस मोबाइल नंबर से, उस ईमेल आईडी से। तो इस परिस्थिति में नहीं बनेगा। तो हमें क्या फायदा हुई, डाटा रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डाटा डुप्लीकेट नहीं उसमें हो पा रहा है।
बात समझ में आई? तो अच्छा बात है ना, डुप्लीकेट डाटा रखते रखते सर्वर भर जाएगा। ऐसे दुनिया के हजारों लोग गलती कर देंगे और एक की जगह 10 गो अकाउंट बना देंगे। हाँ, फेसबुक मानते हैं कि फेसबुक के बहुत सारे अकाउंट लोग बनाते हैं, हम भी एक दो बना, दो तीन को बना के रखे हुए हैं, लेकिन उसके लिए जो दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ने डाटा को डुप्लीकेट होने से ये रोकता है। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हुआ, पहला एडवांटेज हुआ है। सिक्योर द डाटा है। अब जब डाटा बेस हम जब बनाते हैं तो इससे मेरा डाटा सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित रहता है ना। कंप्यूटराइज और ऑनलाइन जब से हुआ है तो उससे मेरा डाटा क्या हुआ, अब सुरक्षित रहता है। ठीक है, बात समझ में आई ना। डाटा कैन बी शेयर, और डाटा को हम शेयर भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं कोई तुरंत कोई कुछ मांगा, तुरंत पीडीएफ, तुरंत इमेज, तुरंत व्हाट्सएप से जीमेल से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो कितना अच्छा हो गया। कोई बोलता है अरे तुम्हारे विद्यालय में कितना बच्चा पढ़ रहा है, जल्दी शेयर करो, तुरंत फोटो खींच के भेज देते थे। तो शेयर तुरंत जो है से हम लोग एक दूसरे को बांट देते हैं। शेयर करना मतलब बांटना। ठीक है, मेल के माध्यम से, चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत डाटा शेयर कर देता हूँ। बहुत चीजें आसान हो गई है अभी के समय में। इंटर रिलेटेड डाटा है ना, डाटा हम इंटर रिलेटेड डाटा उसमें रखते हैं, मिलता जुलता डाटा रखते हैं, तो ये सब इसका क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। करेक्ट डाटा, और जब डाटाबेस बनाते हैं तो मेरा डाटा सब करेक्ट यानी कि सही तरीके से रखा हुआ रहता है, तो ये इसका एडवांटेज है डाटाबेस का। ठीक, उसके बाद कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ इसका अवगुण भी है। क्या है, प्रोफेशनल यूजर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल डाटाबेस। तो बोलता है करी भैया डाटाबेस बनाओगे प्रोफेशनल आदमी चाहिए। प्रोफेशनल मतलब पढ़ा लिखा, जो उस चीज के बारे में जाने। कंप्यूटर में अगर कोई डाटाबेस बना रहा है तो कोई होटल का मालिक वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, तो वो 10,000 15,000 में एक आदमी को रखता है जो कंप्यूटर चलाता है, उसमें डाटाबेस जो है सो टाइपिंग वगैरह करता है, रखता है, फिर उसी से बिल निकालता है ना। तो प्रोफेशनल आदमी को रखना पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा हो, जो कंप्यूटर का जानकारी रखता हो, जो उस चीज का नॉलेज रखता हो, है ना। तो एक प्रोफेशनल आदमी रखने की जरूरत पड़ गई। तो पैसा 10,000 15,000 अलग से, पहले मालिक बैठ करके रजिस्टर में अपने लिखते रहता था, है ना। लेकिन जब कंप्यूटर की दुनिया आ गई तो उसको आता नहीं है, तो किसी को फिर बुलाएगा, 10-15,000 रुपये में नौकरी देगा, रखेगा, वो काम करेगा। तो कोई प्रोफेशनल यूजर, कोई प्रोफेशनल आदमी को जरूरत पड़ रहा है, तो क्या है, एक डिसएडवांटेज नहीं हुआ, उसका पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूजर डिवाइस आर रिक्वायर्ड, बोलता है कि इसके लिए जब हम डाटाबेस आने का सिस्टम आ गया, डाटाबेस ऑनलाइन हो गया, डाटाबेस बनाने लगे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ऑनलाइन ये तमाम चीजें, तब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ने। पहले हम रजिस्टर में बनाते थे, लेकिन अब जो है कंप्यूटराइज हो गया, तो कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड सब खरीद करके लाओ, तब प्रिंटर लाओ, तो एक्स्ट्रा चीजें की जरूरत पड़ने लगी, है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज हो गया। डाटा भी लॉस विद हार्डवेयर क्रैश, बोलता है कि डाटा लॉस भी हो सकता है। तो मान के चलो कंप्यूटर चल रहा है, चलते चलते कंप्यूटर क्रैश कर गया, वायरस अटैक हो गया, ये तमाम, जैसे तुम्हारा मोबाइल में भी देखता होगा कि कभी कभी मोबाइल ऑफ हो गया तो जो है सो वायरस अटैक हो गया, तो कुछ भी हो गया, पैटर्न भूल गए, फिर से फॉर्मेट मरवाने पड़ा। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, तो इस परिस्थिति में मेरा डाटा लॉस हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता, होता है। डाटा में भी लॉस विदाउट गुड कंट्रोलर, अगर कोई अच्छा कंट्रोलर नहीं है, अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तब पर भी डाटा लॉस हो सकता है। कोई अनजान आदमी आया, टिप टॉप किया, सब डिलीट कर दिया, जैसे तुम्हारा मोबाइल में होता है। तो भी जो है सो मोबाइल में बहुत कुछ डिलीट करता होगा अपना पापा मम्मी का, है ना, गलती से बोलता होगा गलती से डिलीट हो गया। तो एक गुड कंट्रोलर का होना जरूरी नहीं है, तो डाटा सब डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये था इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तमाम चीजें आपको समझना। देखिए बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझाते जा रहा हूँ। उसके बाद हो गया टाइप्स ऑफ डाटाबेस। ठीक है, अब अगर डाटाबेस आप समझ गए कि डाटाबेस क्या होता है, ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ डाटाबेस आपको देखना होगा कि कितने प्रकार का डाटाबेस होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस, दो ही प्रकार का डाटाबेस जो है सो हम देखने को हमें मिलता है। पहला क्या है, डीबीएमएस, पहला डाटाबेस का प्रकार क्या है, डीबीएमएस। ठीक है, और दूसरा आरडीएमएस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, आरडीएमएस, है ना। आरडीबीएमएस होगा, यहाँ बीच छूट गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरडीबीएमएस, है ना, आरडीबीएमएस। तो यहाँ पे आरडीबीएमएस होगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक, हाँ। तो आइए एक एक देखते हैं। बोलते हैं कि डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी फॉर डाटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट, इसका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है
एग्जाम में 1 नंबर का कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट एंड मैनेज द कंट्रोल द डाटाबेस। बोलता है कि डीबीएमएस क्या एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटाबेस बना करके रखते हैं, है ना। चाहे उसमें क्रिएट करना हो, यानी नया डाटाबेस क्रिएट करना हो, चाहे अपडेट करना हो, चाहे इंसर्ट करना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे मैनेज करना हो। क्रिएट करना मतलब हुआ कि नया नया डाटाबेस बनाना। जैसे मान के चलो कि मेरा कॉलेज में नया बच्चा आया है एडमिशन के लिए, है ना, तो उसका अलग से फाइल बनाते हैं ना, कि नया एडमिशन एक आया, फिर उससे रिलेटेड सारा डाटा हमारे स्कूल में रहना शुरू हो जाता है। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पता, कब पास किया, कितना मार्क्स लाया, ये तमाम डाटा जो है सो हम बनाना शुरू करते हैं। फिर नया सेशन शुरू होता है, फिर जितना बच्चा का एडमिशन होता है फिर उसका डाटाबेस क्रिएट करते बनाते हैं। तो इस तरीके से डाटाबेस क्रिएट करना होता है। अपडेट करना, मान के चलो मैं मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, मोबाइल नंबर हम चेंज कराना चाहते हैं, तो पहले मोबाइल नंबर हटा के अभी का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, नया मोबाइल नंबर, तो डाटा अपडेट होना कहलाता है। इंसर्ट, ठीक है। अभी सेशन में 15 बच्चा एडमिशन लिया, फिर दो आगे एडमिशन ले लिया उसी सेशन में, तो क्या करेंगे, फिर से जो हम डाटाबेस बनाए हैं नया क्लास का, उसमें दो डाटाबेस, दो स्टूडेंट का और डाटा इंसर्ट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है। मैनेज करना, मैनेज करना मतलब क्या करना है, उसको कब प्रिंट करना है, कब प्रिंट नहीं करना है, कब सेव करना है, ठीक है, कब कौन कंप्यूटर में रखना है, ये हो गया मैनेज करना। ठीक है। तो डाटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटाबेस बनाने, हटाने, इंसर्ट करने, डिलीट करने का काम हम करते हैं। बोलता है डाटाबेस में भी ऑफलाइन, कॉपी में, बुक में, डायरी में, वर्ड में, एक्सेल में, एक्सेस में, ये सब में जो हम डाटाबेस बनाते हैं वो डाटा डीबीएमएस कहलाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो है सो डाटाबेस हो सकता है ना, लेकिन जनरली जो है सो हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस ऑफलाइन ही होता है। ठीक है। जो कॉपी बनाते हैं, रजिस्टर में बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं, जैसे कंप्यूटर में भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल में डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है। तो इसका इंटरनेट की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं ना पड़ती है। ठीक है। तो ये जैसे जितने भी ऑफिस में जैसे ऑनलाइन जरूरत पड़ता है, बैंक में, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट संस्था में जरूरत पड़ता है ऑनलाइन डाटाबेस बनाने का। लेकिन जब हम छोटे छोटे कॉलेज में और छोटे छोटे हॉस्पिटल में, छोटे छोटे होटल में जो देखते हैं, जो खुद का कंप्यूटर पे सिर्फ डाटाबेस बना के सिर्फ प्रिंट करना रहता है, ठीक है, तो वहां भी कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां भी एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है ना। हाँ, तो बहुत छोटे लेवल पे अभी भी डायरी का इस्तेमाल करता है, अभी भी रजिस्टर का लोग इस्तेमाल करता है ना। तो ये क्या होगा, ये डीबीएमएस हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, डीबीएमएस हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है। ठीक। दूसरा चीज है, दूसरा इसी का है, डीबीएमएस इज मीन्ड टू बी फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कि डीबीएमएस जो है सो हम अधिकतर छोटे संस्थाओं में जो है सो देखने को मिलता है, छोटी संस्थाओं के लिए की जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। डील विद स्मॉल डाटा, डीबीएमएस हमेशा स्मॉल डाटा पे काम करता है। अभी जैसे एग्जांपल दिए, छोटा स्कूल, छोटा कॉलेज, छोटा सिंगल यूजर, इट सपोर्ट सिंगल यूजर, एग्जांपल डीबीएमएस और फाइल सिस्टम ऑफ एक्सेल हो गया, एक्सएमएल हो गया, है ना। तो ये जो डीबीएमएस हम कह सकते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल हम छोटे तौर पे करते हैं। ठीक है, एक लाइन में। अब क्या आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आर से रिलेशनल, डी से डाटाबेस, एम से मैनेजमेंट, एच से सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है आरडीबीएमएस। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना है। बोलते हैं आरडीएमएस इज एडवांस वर्जन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांस वर्जन को जो है सो आरडीएमएस कहते हैं, यानी ऑफलाइन डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहलाते हैं, डीबीएमएस कहते हैं, लेकिन अब एडवांस, अब ऑफलाइन का जमाना चला गया है, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। अब हर डाटाबेस हम खरीदारी भी करते हैं, तो दुकान कम, अब ऑनलाइन ज्यादा करते हैं, तो ऑनलाइन में हमारा डाटा क्या खरीदे, क्या नहीं खरीदे, कब खरीदे, कौन कलर का कपड़ा खरीदे, ठीक है, कितना में खरीदे, ये डाटाबेस किसमें, फ्लिपकार्ट, अमेजन में बन रहा है। तो अब हमारा डाटाबेस ऑनलाइन हो गया है। तो जब डाटाबेस ऑनलाइन हो गया तो आरडीएमएस अब कहलाएगा। ठीक है। बात समझ में आई। तो डीबीएमएस और मॉडर्न वर्जन ऑफ डीबीएमएस, बोलते हैं कि हम आरडीएमएस को बोल सकते हैं कि डीबीएमएस का एडवांस वर्जन है, या तो फिर मॉडर्न टाइप का जो है सो डाटाबेस को जो है सो हम आरडीएमएस बोलते हैं। डाटा इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और जब हम डाटाबेस आरडीएमएस में किस रूप में होता है, टेबल के रूप में। देखिए, हम ऑफलाइन भी अगर करते हैं तब पर भी टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल बनाते हैं, फिर नाम लिखते हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर वगैरह लिखते हैं। तो हम यहाँ पे खुद करना रहता है सारा काम। एमएस एक्सेल में भी, एक्सेल में भी और वर्ड में भी जब डाटाबेस बनाते हैं तो हमें खुद जो है सो इंसर्ट करना रहता है, यानी कि कुछ लिखना रहता है, खुद काम करना रहता है। लेकिन जब हम रिलेशनल डाटाबेस में आते हैं तो वहां पे हम बनाते नहीं है टेबल, वहां खुद ब खुद क्वेरी लिखते हैं और डाटाबेस खुद ब खुद बन जाता है, टेबल खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, कि कैसे खुद ब खुद टेबल बनता है क्वेरी लिखने से, एसक्यूएल क्वेरी।
ठीक। फिलहाल आपको यही समझना है कि डाटाबेस का दो प्रकार है, डीबीएमएस और आरडीएमएस। डीबीएमएस हो गया पुराने जमाने वाला और आरडीएमएस हो गया नए जमाने वाला। डीबीएमएस ऑनलाइन ऑफलाइन काम करता है, आरडीएमएस ऑनलाइन काम करता है। डीबीएमएस का एग्जांपल होगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह वाला, कॉपी वाला, बुक वाला, डायरी वाला। और आरडीएमएस का एग्जाम्पल हो गया ऑनलाइन जो भी डाटा करते हैं, फ्लिपकार्ट पे बैंक वाला डाटाबेस जो भी हैंडल करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो सब हो जाएगा आरडीएमएस का, आरडीएमएस वाला एग्जांपल। तो आरडीएमएस इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब इसमें देखिए आरडीएमएस में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल होता है, जैसे फेसबुक का डाटाबेस, गूगल का डाटाबेस, इंस्टाग्राम का डाटाबेस, किसी बैंक का डाटाबेस, किसी फ्लिपकार्ट का, अमेजन का डाटाबेस। ये सभी लार्ज अमाउंट ऑफ, इसके पास हजारों करोड़ों जो है सो यूजर रहता है, हजारों करोड़ों लोगों का इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास रहता है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे काम करता है ना। इट 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 मल्टीपल यूजर है, इट सपोर्ट मल्टीपल यूजर। यहाँ पे मल्टीपल यूजर हजारों लाखों लोग जो है सो एक बार में काम करते हैं, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट पर खरीदने वालों की संख्या एक बार में हजारों लाखों हो सकता है, लेकिन एक सिंगल कंप्यूटर पे हजारों लाखों लोग काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। एक बार में एक ही काम होगा, एक ही यूजर काम करेगा। तो ये था डीबीएमएस आरडीएमएस का एग्जांपल। अब आरडीएमएस में आ जाता है माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेज है, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सब क्या आ जाता है? ये सब एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम आरडीएमएस चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना डाटाबेस बना करके रखती है, वो आरडीएमएस कहलाता है। और वो सब सॉफ्टवेयर वहां पे काम करता है, वहां पे आदमी काम नहीं करता है, खुद सॉफ्टवेयर काम करते रहता है। तुम भी देखो ना, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ऐप खोलते हो, सारा बुक करते हुए आ जाता है, वहां भी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो तुम्हारा सारा डाटाबेस जाकर के उस कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो, कितना खरीदना चाहते हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो डीबीएमएस हो गया ऑफलाइन चीजें, आरडीएमएस हो गया ऑनलाइन चीजें। इस इमेज के माध्यम से भी जो है हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, सम इम्पोर्टेंट टर्म यूजेज इन रिलेशनल डाटाबेस। अब डाटाबेस में जो है सो कुछ टर्म है जिसको आपको याद रखना है, छोटा छोटा टर्म, जहां से एक नंबर, दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। अब बहुत आसान है एकदम, आपको एकदम आपको एकदम सुना हुआ जाना हुआ वर्ड है ये सब। तो सबसे पहले आपको दिखना है कि टेबल, टेबल क्या होता है, टेबल कहते हैं किसको है। तो टेबल तो आप जानते करते हैं जी, रॉ और कॉलम के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? टेबल। जिसमें रॉ हो, जिसमें कॉलम हो, है ना। मैं ट्वेल्थ थी में ट्वेल्थ में मैं मैथ में पढ़ा होगा, मैट्रिसेस, है ना, डिटर्मिनेंट्स, है ना, उसमें जो है सो टेबल का ये करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, टेबल किसको बोलते हैं? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा विच ऑर्गेनाइज इन टर्म ऑफ रॉ एंड कॉलम, है ना। टेबल जो है हमेशा रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में होता है, जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं। वेयर रॉ रिप्रेजेंट रिकॉर्ड एंड कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे इस टेबल को देखिए, ये क्या एक तरीके का टेबल है। इसमें रॉ और कॉलम है, कितना कॉलम है? एक, दो, तीन, चार, है ना। कॉलम ये पूरे का पूरे क्या हो गया? कॉलम। ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। फिर रॉ कितना हो गया? पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, है ना, चौथा रॉ। तो चार रॉ और चार कॉलम है इसमें। बात समझ में आई ना? ठीक है। इसको हम रॉ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एट्रीब्यूट कहलाएगा, इसमें डाटा नहीं है, इसमें केस क्या डाटा होगा वो चीज लिखा हुआ है। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो ये चार रॉ और चार कॉलम से बना हुआ क्या है? चार रॉ और चार कॉलम से बना हुआ क्या है? ये है, एक टेबल है ना। क्या है? टेबल है, ठीक। तो ये है आपका टेबल, ठीक। तो टेबल समझ में आ गया। रॉ और कॉलम को टेबल, रॉ और कॉलम के कलेक्शंस को टेबल बोलते हैं, जिसमें कुछ रॉ होता है, कुछ कॉलम होता है और सब में डाटा फिट किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे नाम, नाम का एक कॉलम है, एड्रेस नाम का एक कॉलम है, मोबाइल नंबर नाम का एक कॉलम है, और यहाँ पे ईमेल का नाम का एक कॉलम है। नाम में नाम सबका है, एड्रेस में सबका एड्रेस है, मोबाइल में सबका मोबाइल नंबर है, और ईमेल में सबका ईमेल आईडी डाला हुआ है। तो ये क्या हुआ? एक टेबल हुआ। अब इसमें कितने रो, कितने कॉलम? ठीक है, चार रो चार कॉलम। बात समझ में आई ना? चार रो चार कॉलम। अब बोलेगा एट्रीब्यूट का क्या नाम है इसमें? देखो, नेम, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल, ये क्या हुआ? एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो आगे पढ़ने वाले हैं कि कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, और रॉ को रिकॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ ही गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या? एट्रीब्यूट। टेबल समझने के बाद आप समझिए कि एट्रीब्यूट किसको कहते हैं। ये कॉलम इन ये रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। किसी भी टेबल में जो कॉलम होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। देखिए, इस टेबल में रोल
नेम, एज, सब्जेक्ट क्या एट्रीब्यूट है। इस टेबल में नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ये क्या है एट्रीब्यूट है। यानी जो कॉलम का नाम होता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। बात समझ में आई ना। ठीक है, वही चीज है। उसके बाद टप्पल। टप्पल किसको बोलते हैं, रॉ इन रिलेशन इज कॉल्ड टप्पल। किसी भी टेबल में रॉ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। जैसे इस टेबल में कितना रॉ है, एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ, चार रॉ है। और ये पूरे को रॉ बोलते हैं। सिर्फ उसी ये जो लाइन है, ये जो ये बॉक्स है, जो देखो खड़ी बॉक्स को हम बोलते हैं कॉलम। और जो पड़ी है, सोई हुई है, उसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, है ना। ये पूरे लाइन की यानी पूरे क्या हो गया, ये रॉ कहलाएगा। यानी पहला रॉ, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा रॉ, ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा रॉ, और ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा रॉ। बात समझ में आई ना। ये चौथा रॉ। तो इसमें चार रॉ है। तो रॉ को ही जो है से क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। ठीक है, रॉ को ही टप्पल बोलते हैं। उसके बाद है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। डाटा डाटा रिडंडेंसी जो है सो एगो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है, जिसका इस्तेमाल डाटाबेस में होता है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा का रिपीट होना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिडंडेंसी, है ना। आगे क्वेश्चन इसका देखने वाले हैं। फिर है डाटा सिक्योरिटी, किसी भी तरीके के डाटा को सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ताकि किसी भी तरह से उसके ऊपर एक्सीडेंटल अटैक ना हो, इलीगल एक्सेस ना हो। ठीक है, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना करे, तो उसके हम सिक्योरिटी प्रदान करके रखते हैं। जैसे आप भी अपने मोबाइल में अगर गैलरी रखे हुए हैं तो उसमें लॉक लगा देते हैं, है ना। आप भी अगर व्हाट्सएप रखे हुए हैं तो उसमें लॉक लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो डाटा जो है सो कोई अनऑथराइज पर्सन यूज ना कर पाए, है ना, इलीगल आदमी जो है सो उसको एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए आप उसमें सिक्योरिटी लगा करके रखते हैं, मोबाइल में आप सिक्योरिटी लगा करके रखते हैं, है ना, ताकि किसी भी तरीके का उसके ऊपर जो है सो कोई देखे नहीं, कोई चोरी नहीं करे, वगैरह वगैरह। ठीक है, कंप्यूटर में भी जितना डाटा रहता है, डाटाबेस में भी जितना डाटा रहता है, हम सबके ऊपर जो है सो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लगा करके रखते हैं, है ना। बैंक में हमारा डाटा, हमारा पैसा, हमारा कोई नहीं जाने उसके लिए एटीएम में पिन लगा करके रखते हैं, है ना। तो ये डाटा सिक्योरिटी हुआ। डाटा प्राइवेसी, डाटा को हम अपने प्राइवेसी के साथ रखते हैं, किसी को बताते नहीं है ना, है ना। It is a feature of information technology that deal with the ability of an organization or individual has determined what data computer system can be share with third party। अभी हम बैंक वालों को जाकर के पूछेंगे कि हमारा दोस्त राहुल है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, बताएगा क्या, नहीं ना बताएगा। ठीक है, तो प्राइवेसी हो गया, वो नहीं बताना। देखिए, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अंतर चीज हो गई। सिक्योरिटी मतलब हम किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी चीज को, कोई इन्फॉर्मेशन को छुपा करके रखना सिक्योरिटी कहलाता है। लेकिन प्राइवेसी का मतलब हुआ किसी दूसरे का भी डाटा नहीं बताना। जैसे बैंक के हम पूछेंगे कि फलाने के अकाउंट में कितना पैसा है, वो कब निकाला, वो बताएगा क्या, नहीं बताएगा। तो वो क्या हुआ, प्राइवेसी हो गया। बात समझ में आई, है ना। ठीक, उसके बाद रिलेशन। रिलेशन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड रिलेशन। यानी हम कह सकते हैं कि टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। टेबल का ही दूसरा नाम रिलेशन है। ठीक है, डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ये रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, जितना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, आने के बोलेगा कि इस टेबल में का डिग्री क्या है, तो 4 डिग्री है, क्या 4 डिग्री है, क्या, कौन कौन, रोल नंबर, नेम, एज और सब्जेक्ट, है ना। क्या हुआ, 4 डिग्री है। डिग्री किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को ही बोलते हैं। व्यूज, व्यूज, व्यू क्या है, ये वर्चुअल टेबल दैट एग्जिस्ट बट ड्राइव फ्रॉम वन और मोर बेस्ट टेबल इज कॉल्ड व्यूज। बोलता है कि कोई वर्चुअल टेबल को जो है हम क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। एक ऐसा टेबल जो एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो दिखता नहीं हो, है ना। वर्चुअल का मतलब हुआ कि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे डाटाबेस है, बैंक बैलेंस में, कंप्यूटर में बैंक में जाओगे तो तुमको बैलेंस बता देगा, कितना बैलेंस है वो पता है, लेकिन उसको कंप्यूटर तुम तोड़ करके नहीं देख सकते हो। वो एक टेबल के रूप में बना हुआ है, वो किसी ने कहीं ना कहीं फिट है वो डाटाबेस में, वो डाटा सर्वर में वो डाटा आपका रखा हुआ है, आपके बैलेंस बैंक में कितना बैलेंस है, तो वो वर्चुअली रखा हुआ है। वो आपको, आप सिर्फ कुछ, वो आपको कुछ क्वेरी के माध्यम से, कंप्यूटर कुछ टाइप करके, कुछ लिख करके, माउस कीबोर्ड के माध्यम से, क्वेरी के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से ही देख सकते हो। ये नहीं कि कंप्यूटर तोड़ देंगे, कीबोर्ड माउस सब तोड़ देंगे, सीपीयू तोड़ देंगे और खोल के देख लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, वर्चुअली है लेकिन हमें दिखता नहीं है। डोमेन, ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा,
बोलता है ये डोमेन इज ए यूनिक सेट ऑफ वैल्यू परमिटेड टू द एट्रीब्यूट इन ए टेबल। फॉर एग्जांपल ये डोमेन ऑफ मंथ ऑफ द ईयर कैन एक्सेप्ट जनवरी फरवरी दिसंबर इज ए पॉसिबल वैल्यू। डोमेन इज इंटीजर कैन बी एक्सेप्ट होल नंबर दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। बोलता है कि किसी भी टेबल में जो है तो जब हम एट्रीब्यूट लिखते हैं यानी कॉलम में कुछ वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। बात समझ में आई। उसके बाद है कार्डिनलिटी। बोलता है नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। किसी भी टेबल में कितना रो है वो कार्डिनलिटी कहलाता है। जैसे इस टेबल में कितना रो है, चार रो है, तो हम कह सकते हैं कि चार कार्डिनलिटी है। ठीक है। हाँ, आगे आते हैं। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन भैया 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूजर वर्क इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हाउ मेनी यूजर वर्क इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने तरीके का यूजर काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका तीन हमेशा किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, चाहे बैंक का डाटाबेस हो, रेलवे का डाटाबेस हो, हॉस्पिटल का डाटाबेस हो, फेसबुक, ठीक है, हाँ, तो जो भी और संस्थाएं हैं उसमें जितने भी तरीके का डाटाबेस बना हुआ होता है उस डाटाबेस में अधिकतर तीन तरीके का लोग काम करते हैं। कौन कौन? जैसे इंड यूजर मतलब होता है जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, वो इंड यूजर कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हूं, एन इंड यूजर इज ए पर्सन हु इज नॉट कंप्यूटर ट्रेंड पर्सन बट यूजेज द डाटाबेस टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन। कहता है कि इंड यूजर आदमी है, इंड यूजर जो लोग हैं, जो आदमी, जो पब्लिक है, हो सकता है कंप्यूटर का ट्रेनिंग, कंप्यूटर का नॉलेज रखता भी हो और कंप्यूटर का नॉलेज ना भी रखता हो, फिर भी वो जो है सो उस इंफॉर्मेशन को जो है सो रिट्रीव करता है, देखता है, ठीक है, और कुछ अपना काम कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया, फॉर एग्जाम्पल इन रेलवे कस्टमर रिट्रीव द ट्रेनर डिटेल। बोलता है आप बताइए, हम लोग जो भी ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रेन का कब ट्रेन है, कितना बजे ट्रेन है, कौन ट्रेन नंबर क्या है, मेरा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं, ये हम लोग खुद देख लेते हैं कि नहीं, देख लेते हैं ना, कि बार बार जो है सो काउंटर पे जाते हैं तो फिर रेलवे मिनिस्टर से फोन करके पूछते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग ऑनलाइन जो है सो उस सारा इंफॉर्मेशन को जो है सो देख लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं जो भी हमें जरूरत पड़ता है। तो हम लोग ये यूजर हो गए, मोबाइल से देख लेते हैं कब ट्रेन है, कितना बजे ट्रेन है, ट्रेन लेट तो नहीं है, ट्रेन का टिकट बुक करना है, ट्रेन कैंसिल तो नहीं हुआ, कितना नंबर सीट पे हमको जाकर के सुतना है, बैठना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हम ट्रेन से रिलेटेड, रेलवे का सारा इंफॉर्मेशन जो हम देखते हैं, ठीक है, तो जितने भी हम लोग देखने वाले लोग हैं, जितने भी सर्विस या ट्रेवल करने वाले लोग हैं, ये सब यील्ड यूजर कहलाएंगे, है ना। फ्लाइट वाले, सफर करने वाले फ्लाइट का यील्ड यूजर कहलाएंगे। बात समझ में आई। बैंक का जितने कस्टमर है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन बैलेंस देख लेते हैं, किसी को ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना, तो हम लोग यील्ड यूजर कहलाएंगे। ठीक, चलिए, उसके बाद है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है फुल फॉर्म डीबीए का। बोलता है डीबीए कैन बी सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट डाटा। ही इज मेक पॉलिसी, स्ट्रेटजी एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब समझिए एडमिन, एडमिन का समझिए कि एक तरीके का मालिक जो उसे देख रेख करता हो, जो उसे हैंडल करता हो। जैसे किसी भी बैंक का डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो सकता है, उसका मैनेजर, है ना, कब क्या करना नहीं करना है, कौन कस्टमर आ रहा है, किसको खाता खोलना है ना, वो सारा बैंक के ऊपर सारा कंट्रोल जो है सो बैंक मैनेजर का है। तो वो किसी बैंक के लिए जो है सो डीबीए कहलाएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। रेलवे में जो है सो रेलवे के डाटाबेस को देख रेख करने वाला, रेलवे का डाटाबेस का जो अथॉरिटी है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा, यानी मालिक। वही उसका नियम बनाता है, वही उसका जो है पॉलिसी बनाता है कि क्या करना है, तो वो हो जाता है डीबीए, है ना, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और तीसरा नंबर में सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या है? बोलता है सिस्टम एनालिस्ट इज ए पर्सन हु यूजेज एनालिस्ट एंड डिजाइन टेक्निक टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम है यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बोलता है कि सिस्टम एनालिस्ट जो है किसी, कोई एक आदमी हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है जो नया टेक्निक डिजाइन करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान के चलिए कि रेलवे का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तब क्या कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, कुछ उस सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, ठीक है, तो और बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना है, एडवांस सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या रेलवे खुद काम कर लेगा? नहीं ना, वो रेलवे किसी न किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काम करवाता है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से काम करवाता है। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हम कह सकते हैं सिस्टम एनालिस्ट। कोई बैंक जो है अपना सॉफ्टवेयर क्या खुद बनाता है? बैंक में काम करने लगे क्या बैंक मैनेजर सॉफ्टवेयर बनाता है? नहीं ना,
वो कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाता है। ठीक है, तो वो एक क्या, वो एक तरीका का वो आदमी हुआ। ठीक है, जो जो नया टेक्निक डिजाइन करता है, नया टेक्निक, देखिए नया नियम भले बैंक मैनेजर बना सकता है, लेकिन उसको कंप्यूटर पे के आधार पे जो है अप्लाई करना, कंप्यूटर के आधार पे उसको डिजाइन करना, कंप्यूटर के रूप में उसको कन्वर्ट करना, कोई टेक्निकल आदमी ही कर सकता है, कोई इंजीनियर ही कर सकता है ना? तो वही बिजनेस एनालिस्ट कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल सा भाषा में आपको जो है सो समझा दिए। बात समझ में आई? है ना? तो वही बोलता है, सिस्टम एनालिस्ट में सर्व एज ए सिंगल एजेंट हु आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट नीडेड, डिजाइन सिस्टम टू improve the those changes and train to motivate other user टू यूज द सिस्टम। और जब वो सॉफ्टवेयर बना करके चला जाता है, तब जाकर के जो है सो रेलवे वाला को, बैंक वाला को कह देता है कि ये सॉफ्टवेयर को ऐसे ऐसे आपको चलाना है। बात समझ में आई ना? तो एक टेक्निकल आदमी हो गया। तो तीन ही तरीके के लोग, एंड यूजर जिसको जरूरत है, जैसे किसी बैंक को समझिए, तो बैंक का कस्टमर हो गया एंड यूजर। बात समझ में आए? वहां का मैनेजर हो गया डीबी यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और सिस्टम एनालिस्ट हो गया को पूरे तरीके उस सिस्टम को जो है सो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे डिजाइन करके इंप्लीमेंट करके जो दिया है बैंक को, है ना? और एक जितने तरीके का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है बैंक में, वो कौन बनाए? सिस्टम एनालिस्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल बहुत बेहतर है आपके लिए समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको वीवीआई आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है की मतलब होता है चाबी। ठीक है, अब ये की क्या है डाटाबेस में? ठीक है, डाटाबेस में की को समझना बेहद जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है ना? की क्या है? देखो, की का जनरल भाषा में हम लोग क्या समझते हैं कि की यानी चाबी का क्या मतलब है? कोई ताला को खोलना। कोई ताला को खोलना है, खोलने के लिए हम चाबी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बात समझ में आई? किसी घर में, किसी रूम में, है ना, किसी घर में, किसी रूम में जो है सो कोई चीज रखा हुआ है, वो उसको एक्सेस करना है, तो हम सबसे पहले ताला को खोलना होगा। ताला को खोलने से पहले उस चाबी को जैसे हमको देखना होगा कि कौन चाबी काम कर रहा है उस ताला में। ठीक, तो उसी तरीके से जब हम डाटाबेस बनाते हैं, मान के चलो एक बहुत बड़ा डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है, आपके घर में मान के चले कि आपका घर में कोई ऐसा घर होगा जहां पे गांव में 10 बोरा 20 बोरा चावल जो होता है वो किसी एक रूम में रखते हैं। तो उस हो गया चावल का डाटाबेस, यानी एक बहुत बड़ा अगर गोदाम है, रूम है, जहाँ पे 100 क्विंटल 500 क्विंटल 1000 क्विंटल चावल रखा हुआ है, तो चावल का डाटाबेस हो गया। अब उस चावल का उस डाटाबेस यानी उस रूम में घुसने से पहले आपको ताला खोलना होगा। अगर ताला आप लगा देते हैं, सबसे पहले ताला खोलना होगा। ताला खोलने से पहले आपके पास चाबी होना जरूरी है ना? तो चाबी, यानी अगर वहां से एक बोरा चावल निकालना हो, तो सबसे पहले हमें ताला का चाबी ढूंढना होगा। की, तो की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है की का, नहीं तो ताला तोड़ना होगा। उसी तरीके से डाटाबेस अगर बना हुआ है फेसबुक का, बैंक का, रेलवे का डाटाबेस, ठीक है, तो उसमें की कैसे काम करता है, ठीक है, की है क्या, वही हम देखने वाले हैं इस टॉपिक पे, है ना? चैप्टर नंबर 11 डाटाबेस के अंदर ये की नाम का टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो की क्या है, टॉपिक है यहाँ पे। बोलता है की प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इट यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। ठीक है, टेबल के बीच में जो है सो क्या रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन आइडेंटिफाई यानी पहचानने का काम कौन करता है? की करता है। अब की यहाँ पे बहुत प्रकार का है, जैसे प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, ठीक है, सॉर्गेट की कंपोजिट की है ना, फॉरेन की है, अल्टरनेटिव की है ना? तो इसमें हमें फिलहाल तीन चार वही की के बारे में पढ़ना है, जैसे प्राइमरी पढ़ेंगे, कैंडिडेट पढ़ेंगे, सुपर पढ़ेंगे, ठीक है, और फॉरेन की पढ़ेंगे। ज्यादा तीन चार वही पढ़ने की जरूरत है, यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, पर बाकी टोटल पढ़ने की जरूरत नहीं है, टोटल हम पढ़ते भी यहाँ नहीं है। बात समझ में आए? तो आइए एक एक देखते हैं सब की है क्या। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की, यानी किसी भी डाटाबेस में प्राइमरी की क्या हो सकता है, प्राइमरी की कैसे कहते किसको है? तो बोलते हैं ये प्राइमरी की इज ए एट्रीब्यूट इन ए रिलेशनल डाटाबेस दैट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है, सच एज आधार नंबर, ड्राइवरी लाइसेंस नंबर, टेलीफोन नंबर, एटीसी। ए रिलेशनल डाटाबेस मस्ट ऑलवेज हैव वन एंड ओनली वन प्राइमरी की। बोलता है कि जब हम डाटाबेस बनाते हैं, जैसे मान के चलो स्कूल का डाटाबेस बनाते हैं, तो स्कूल का डाटाबेस में नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, आधार नंबर लिखते हैं, वगैरह वगैरह लिखते हैं ना, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तो उसमें उस टेबल में ऐसा कॉलम जो यूनिक हो,
हर किसी के लिए, वो प्राइमरी की कहलाता है। जैसे अगर किसी अगर हम डाटाबेस बना रहे हैं किसी का नाम का, एड्रेस का और आधार नंबर का, तो नाम जो है से 50 आदमी लिखे तो नाम रिपीट हो सकता है। अजय, अजय 2 बार हो सकता है, 2 आदमी का नाम हो सकता है। ठीक है। एड्रेस भी सेम हो सकता है, एक ही गांव का एक ही जिला का 2 आदमी हो सकता है। लेकिन आधार नंबर उसके कभी सेम नहीं होगा। आधार नंबर जब भी होगा तो क्या होगा, हर आदमी का यूनिक होगा। तो वो आधार नंबर जो है से उस टेबल में क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। यानी ऐसा वैल्यू, ऐसा एट्रीब्यूट के अंदर ऐसा वैल्यू जो यूनिक हो हर किसी के लिए, है ना। जैसे आधार नंबर हर किसी का यूनिक होता है, ड्राइवरी लाइसेंस हर किसी का होता है, अलग होता, मोबाइल नंबर हर किसी का यूनिक होता है, पर्सनल अपना, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी की हो सकता है किसी भी टेबल में। ठीक है। तो प्राइमरी की क्या है, किसी भी टेबल में ऐसा कॉलम वालम में ऐसा वैल्यू, ठीक है, जो यूनिक हो, सबके लिए यूनिक हो, वो प्राइमरी की कहलाता है। उसके बाद है कैंडिडेट की। द रिमेनिंग कॉलम एक्सेप्ट प्राइमरी की विच इज स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की और कंसिडर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की। बोलता है किसी भी टेबल में अगर एक से अधिक प्राइमरी की है, ठीक है, जैसे एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर स्टूडेंट आईडी किसी भी स्कूल कॉलेज का डाटाबेस में स्टूडेंट का आईडी सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि 2 स्टूडेंट का एक आईडी होता है। जिस तरीके से आधार नंबर सबका अलग अलग होता है, ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस नंबर सबका अलग होता है, ठीक है, उसी तरीके से स्टूडेंट आईडी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग ही होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी अगर प्राइमरी की है, ठीक है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट आईडी के साथ साथ हम रोल नंबर का भी कॉलम उसको बना करके रखे हो। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक। ईमेल आईडी भी बना करके रखे हो, ईमेल आईडी भी सबका यूनिक होगा, है ना। एक आदमी के ही ईमेल आईडी ना होता है जी, यूनिक ईमेल आईडी हो गया। तो अगर स्टूडेंट आईडी इसमें अगर प्राइमरी की है, तो रोल नंबर और ईमेल जो एक्स्ट्रा प्राइमरी की इसमें 2 और हो गया, अब ये प्राइमरी की नहीं कहलाएगा, अब ये कैंडिडेट की कहलाएगा, है ना। तो किसी भी टेबल में जो है सो एक से अधिक यूनिक कॉलम हो सकता है। तो किसी एक कॉलम को हम मान लेंगे प्राइमरी की, बार बाकी को हम बोलेंगे कैंडिडेट की। इसे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में इस टेबल के माध्यम से समझाया हुआ है। ठीक। उसके बाद है सुपर की। बोलते सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इन टपल। सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। बोलता है कि किसी भी टेबल में अगर कॉलम बना हुआ हो और कॉलम में वैल्यू पुट किया हुआ हो, और पहला वैल्यू जो है, कोई भी एक कॉलम का वैल्यू जो है जो यूनिक हो, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे रोल नंबर क्या है, सबका यूनिक है। जॉन एक आदमी, उसका रोल नंबर 1 है, कमाल का 2 है, और जॉर्ज का जो है सो 3 है, और इसी तरीके से नाम हो सकता है। तो सब जितना भी नाम होगा सबका रोल नंबर अलग अलग होगा, लेकिन फोन नंबर किसी का रिपीट हो सकता है। जैसे एक ही घर का 2 बच्चा है, राम भी श्याम भी, तो स्कूल में तो उसका रोल नंबर अलग अलग होगा, लेकिन एक ही फोन नंबर दोनों इस्तेमाल कर सकता है, मेरा भी नंबर यही, मेरा भी नंबर यही है। ठीक है। तब इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा कि रोल नंबर, एक फोन नंबर सेम है लेकिन रोल नंबर अलग अलग है सबका, दोनों का। तो क्या कर सकते हैं, इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सुपर की है। ठीक। और एक चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की तक ही पूछेगा, इससे आगे का की पूछ भी नहीं करेगा, ना आज तक पूछा और ना पूछेगा। तो ये बस 1 2 3 जो की है बस इतना ही, थोड़ा सा खाली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बस अगर डिफिनेशन पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की, तो डिफिनेशन दीजिए और सीधे इस तरीके से टेबल बना दीजिए, एकदम गोटा नंबर मिलेगा। बस खाली कॉपी में लिखना है प्राइमरी की कैसे किस कहते किसको, और एक टेबल बना के बता देना है। क्योंकि भैया डाटाबेस में सब टेबल पर ही आधारित है, टेबल का बना के दोगे तब आदमी को तुरंत समझ में आ जाता है ना। तो टेबल आपको तुरंत तुरंत बना देना है, जिससे हम समझाते हैं, आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना और बढ़िया से समझना है। ठीक है। उसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की क्या हो गया, फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेश। एक देश और दूसरा देश, एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम फॉरेन जा रहे हैं। ठीक है। तो एक देश से दूसरे देश को जोड़ना फॉरेन कहलाता है, विदेश कहलाता है। इसी तरीके से एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ना क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। अगर किसी भी टेबल, जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नाम का टेबल है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय नाम का टेबल है, अलग अलग टेबल है दोनों। ठीक है।
तो दोनों टेबल में क्या देख रहे हैं कि यहां पर भी डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है और यहां पर भी डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है। तो दो दो टेबल के बीच अगर सेम कॉलम का नाम है तो फॉरेन की कहलाएगा। ये फॉरेन की इज ए की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर। दो टेबल को जोड़ने का काम जो है सिर्फ फॉरेन की करता है। फॉरेन की इज ए फील्ड यानी कि करेक्शन ऑफ फील्ड हो सकता है इन ये टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अदर की। बोलता है कि वो जो है से किसी पहले टेबल और दूसरे टेबल का प्राइमरी की हो सकता है ना। तो सिंपल भाषा में समझिए, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, विदेश का विदेश चीजों का मतलब होता है दो देशों के बीच में रिश्ता। उसी तरीके से दो टेबल के बीच में रिश्ता स्थापित करने वाला जो यूनिक कॉलम होता है, ठीक है, वो जो है से फॉरेन की कहलाता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब है नॉर्मलाइजेशन। एक टॉपिक है आर डाटाबेस में, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन है क्या, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना एग्जाम में है। बोलते नॉर्मलाइजेशन इन इज ए डाटाबेस डिजाइन टेक्निक दैट रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी एंड एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। ठीक है, बोलते नॉर्मलाइजेशन रूल डिवाइड लार्ज टेबल इनटू अ स्मॉल टेबल and link them using relationship. The purpose of normalization in SQL is to eliminate redundant and repetitive data and secure data is strong logically. In other words, the process that makes something more normal or regular is called normalization. अब नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से समझिए। बोलता है कि जब हम डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस जब हम बनाते हैं, डाटाबेस क्या होता है आप तो जान ही रहे हैं, जब इसी वीडियो के फर्स्ट टाइम बता दिए। जब हम डाटाबेस बनाते हैं, जब हम डाटाबेस टेक्निक डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से डाटा रखना है, सबसे पहले रोल नंबर रखेंगे, फिर नाम रखेंगे, फिर माता का नाम रखेंगे, पिता का नाम रखेंगे, फिर मोबाइल नंबर रखेंगे, फिर आधार नंबर रखेंगे। ये जिस तरीके से जब हम डाटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो डाटाबेस बढ़िया तरीके से बना हो, उसमें इंसर्शन करने में, डिलीशन करने में हमें किसी भी तरह का परेशानी ना हो। ठीक है, दूसरी बात, डाटा रिपीट ना हो। ठीक है, डाटा रिपीट ना हो, उसमें एक ही डाटा दो चार बार हम कहीं ना गलती से लिख दें। तो ये सभी चीज जो है सो स्मूथली काम करे, बढ़िया से काम करे, इसके लिए एगो टेक्निक है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, उसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। यानी डाटा को बढ़िया से सजा के रखना, डाटा को रिपीट ना होने देना। जब हम सॉफ्टवेयर पे, ऐसे समझिए फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर पे जब हम अपना डाटा, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिसका अकाउंट फ्लिपकार्ट पे बैंक बना हुआ है। हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिसका रेलवे में अपना अकाउंट बना हुआ है। हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट है ना। तो जो बैंक, रेलवे, या तो फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सो कुछ ऐसा टेक्निक फिट किया हुआ रहता है जो बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम को करते रहता है। जैसे कोई चीज सर्च करना हो तो तुरंत सर्च करके दे देता है। फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, सर्च सर्च मारते हैं, सर्च सर्च ही सर्च करके देता है। मोबाइल सर्च मारते हैं, मोबाइल ही सर्च करके देता है। तो उसका डाटाबेस के अंदर बहुत अच्छा टेक्निक फिल किया हुआ, टेक्निक लगा हुआ है, जो हर काम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता है। ये नहीं कि हम जो है सो हमको शर्ट खरीदना है, फ्लिपकार्ट पे मारेंगे कि ब्लू कलर का फुल शर्ट, जैसे सर्च मारेंगे तो इसका मतलब नहीं होगा कि स्क्रीन पे चड्डी आने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मोबाइल सर्च मारेंगे, लैपटॉप आने लगेगा, नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, उसका अंदर बहुत बेहतर तरीके से टेक्निक लगाया हुआ है ना। ठीक, तो डाटाबेस के अंदर जो है से बहुत टेक्निक लगा हुआ है जो अच्छे तरीके से डाटाबेस काम करे। को डुप्लीकेट करते डाटा, फिर से अकाउंट बनाते हैं इससे मोबाइल नंबर से, ठीक है, तो मेरा अकाउंट नहीं बनता है। तो डाटा रिपीट ना करे, ठीक है। तो ये तमाम चीजों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए किसी भी डाटाबेस में जो है सो एक टेक्निक फिट किया हुआ है। इसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिए। बात समझ में आई ना। अब जो है सो नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसका भी अपना प्रकार है। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पीसीएनएफ, फिर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, सिक्स नॉर्मल फॉर्म, आगे और इस तरीके का नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे आपको हार्डली हार्डली 1 2 और 3 ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है। हार्डली हार्डली 1 2 3 पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आने की संभावना है, और बाकी आगे आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है, तो आइए एक एक देखते हैं। बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है सो किसको कहते हैं? बोलते हैं टेबल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी एट्रीब्यूट ऑन ए कॉलम इन दैट रिलेशन इज सिंगल वैल्यू, है ना, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यू। यानी किसी भी टेबल को जो है से हम मल्टीपल, किसी भी टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब कहेंगे? जब उस कॉलम में एकदम सिंगल सिंगल वैल्यू हो, है ना, ईच सेल शुड कंटेन सिंगल वैल्यू। दूसरा क्या है रूल? ईच रिकॉर्ड नीड टू बी यूनिक। समझ में आए? प्रत्येक सेल में सिंगल वैल्यू हो, ये पहला रूल है। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इम्प्लॉय, ये जो इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय एड्रेस, इम्प्लॉय मोबाइल नंबर का जो टेबल हम इतना जो है एट्रीब्यूट बनाए हैं, और प्रत्येक एट्रीब्यूट जो बना हुआ है उससे रिलेटेड वैल्यू भी है। इम्प्लॉय आईडी है, ये इम्प्लॉय का नाम है, इम्प्लॉय का एड्रेस है, इम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। लेकिन ये टेबल जो है सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब बताइए किसी डाटाबेस बना हुआ फ्लिपकार्ट बैंक का, रेलवे का, तो इस तरीके से इजिर गिजिर डाटा हो जाएगा, इस तरीके से दिक्कत हो जाएगा फिर समझने में। ये जो है सो बढ़िया से डाटा नहीं, ये बढ़िया तरीका नहीं है डाटा रखने का टेबल में, तो ये बढ़िया टेक्निक नहीं है, तो इसको रिमूव कर देगा। नॉर्मलाइजेशन इस टेक्निक को हटा देगा और बढ़िया से रखेगा। तो ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हमें इस तरीके का इसी टेबल को डिजाइन करना होगा। जैसे प्रत्येक मोबाइल नंबर जो था उसको अलग अलग जो है सो कर दिए, है ना। यहाँ पे जॉन नाम का कानपुर का जो रहने वाला उसका 2 नंबर था, और फिस्टर बेंगलोर का रहने वाला था, इसका भी 2 नंबर था, और एक ही बॉक्स में दो दो नंबर था, जो नियम के विरुद्ध है, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का नियम के विरुद्ध था। इसलिए इसको अलग अलग कर दिए। देखिए अब अलग अलग रॉ में जो है सो डाटा फिट कर दिए, है ना। तो कह सकते हैं कि अब ये जो है सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। बात समझ में आई? तो इसमें डाटा गिजिर बिजिर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था डाटाबेस में, तो इसको और फ्रेश बना दिए, यानी ऐसा टेक्निक जो डाटा को समझने में और आसान कर दे। ठीक है, तो ये है, ये हुआ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, है ना। यानी कोई भी डाटा, कोई भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब बोलेंगे जब उसका प्रत्येक वैल्यू जो है सो प्रत्येक बॉक्स में यूनिक हो, प्रत्येक सेल में यूनिक हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। बोलता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF क्या है? ये टेबल इज सेड टू बी, किसी भी टेबल को हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी बोलेंगे इफ रिलेशन मस्ट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहला तो इसका है कि पहले से कि वो कोई भी टेबल को फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब बोलेंगे? जब वो सबसे पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो, और है, और मस्ट नोट कंटेन पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, यानी कि दूसरा है क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है ये आगे देखते हैं। ये रिलेशन इज इन 2NF इफ इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका रूल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है इट शुड कंटेन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी सबसे पहले कि कोई भी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? जब सबसे पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो हम देख चुके हैं। दूसरा है क्या, इट शुड बी नॉट है पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अभी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है ये देखते हैं। बोलता है सपोज ये स्कूल वांट टू स्टोर द डाटा टीचर एंड सब्जेक्ट दे टीच। बोलता है कि हम कोई जो है सो स्कूल है, वो जो है सो टीचर का डिटेल रखना चाहता है कि टीचर का नाम क्या है और वो कौन सब्जेक्ट पढ़ाता है। दे कैन क्रिएट टेबल दैट लुक लाइक दिस। बोलता है वो जो टेबल बनाएगा वो इस तरीके से दिखेगा। सिंस टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट। अब बहुत स्कूल में होता है कि एक ही टीचर 2-3 सब्जेक्ट को पढ़ाता है, मैथ भी पढ़ा देता है, साइंस भी पढ़ा देता है। द टेबल कैन हैव मल्टीपल ड्रॉ फॉर इच टीचर। अब एक ही टीचर के लिए मल्टीपल ड्रॉ हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला एक टीचर है, फिजिक्स पढ़ाने वाला एक टीचर है, बायोलॉजी पढ़ाने वाला एक टीचर है, फिजिक्स पढ़ाने वाला एक टीचर है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला एक टीचर है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मैथवा और फिजिक्सवा पढ़ा रहा है उसका टीचर का एज जो है सो सेम है, और आईडी भी सेम है। टीचर का एज भी सेम है, आईडी भी सेम है। इसका मतलब हुआ कि एक ही टीचर जो है वो फिजिक्स भी पढ़ा रहा है और मैथ भी पढ़ा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वही नीचे लिखा हुआ है कि द टेबल इज इन फर्स्ट एनएफ,
यानी ऊपर का ये टेबल तो पहला यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, बिकॉज इट एट्रीब्यूट हैव सिंगल एटॉमिक वैल्यू, यानी प्रत्येक बॉक्स में सिंगल सिंगल वैल्यू है। ये ठीक है, ये तो पहला नियम को जो है से बढ़िया से फुलफिल कर रहा है कि फर्स्ट एनएफ में है। हाउएवर इट इज नॉट इन टू एनएफ, लेकिन ये टू एनएफ में नहीं है, बिकॉज नो पार्शियल एट्रीब्यूट, नो प्राइम एट्रीब्यूट टीचर एज इज डिपेंडेंट ऑन टीचर आईडी। बोलता है कि यहाँ पे टीचर एज नाम का जो दो बॉक्स है, जो रो है, ये टीचर के आईडी पे डिपेंड हो रहा है। यानी कि टीचर का एज से हम नहीं पकड़ पाए कि दोनों सेम टीचर है, क्योंकि एज किसी भी दो आदमी का सेम हो सकता है, लेकिन टीचर आईडी जो है सो सेम नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो हम टीचर का आईडी पे जाकर के देखे करी, टीचर का आईडी भी सेम है, एज भी सेम है, तो एजवा तो सेम है, चलेगा, दो आदमी का सेम एज हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकता है। तो इस टीचर का एज जो है वो टीचर के आईडी पे डिपेंड कर रहा है, यही है पार्शियल डिपेंडेंसी। इस चीज को हमको हटाना होगा। ठीक है, ठीक है। दिस दिस वायलेट द रूल ऑफ सेकेंड एनएफ, यानी ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल के खिलाफ है, जो हम इस तरीके से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है सो नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको कैसे हटाते हैं। अब इस टेबल को दो भागों में बांट देंगे, है ना। एक टेबल ये बना दिए, एक टेबल ये बना दिए। इससे क्या पता चल रहा है, इसमें कोई डिपेंड नहीं है ना। एक टीचर का एज है 38-38, उसका आईडी 101 है, 111, 122, 133। यहाँ नहीं पता चल रहा है, देखो सेम एज का है, लेकिन यहाँ पे आईडी अलग अलग है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर आईडी देखिए, है ना, आईडी अलग अलग है, आईडी सेम है, और जो है सो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तब यहाँ पर भी जो है सो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों टेबल मिला करके जो है सो सेकेंड एनएफ में है, यानी टू नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए आज चीज आपको समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज टू एनएफ, व्हाट इज फर्स्ट एनएफ, तब आपको सिर्फ दो तीन लाइन का डिफिनेशन लिख देना है, रूल लिख देना है, बस। इतना टेबल इतना लंबा चौड़ा करने की झंझट नहीं है। बात समझ में आई ना, अगर पूछता है तब। इसीलिए हम टेबल से ही समझाने से, टेबल भी समझा दे रहे हैं, और इसके लिए हम दो दो चार चार लाइन लिख भी दिए हैं अपने भाषा में, ताकि आप लोग अगर दोबारा भी पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा और ही सबसे टफ है समझने में, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, थर्ड एनएफ क्या बोलता है, सो आइए थोड़ा सा जो है सो देख लीजिए। बोलता है कि इन ये रिलेशन इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ देर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कोई भी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो किसी भी तरह का सकारात्मक डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। कैसे, आइए बताते हैं। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है कि सबसे पहले ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है तो फर्स्ट नॉर्मल पक्का होगा। तो रूल, पहला रूल हम ये कर सकते हैं कि इट शुड बी इन टू एनएफ, यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, पहला रूल के अनुसार पहला रूल ये है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा है इट नो है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी इस पे नहीं होना चाहिए। सपोज ए कंपनी वांट टू स्टोर कंप्लीट एड्रेस ऑफ ईच एम्प्लॉय, दे कैन क्रिएट टेबल नेम एम्प्लॉय डिटेल लुक लाइक दिस। अगर कोई कंपनी है और अगर वो जो है सो क्या बना रही है, डाटाबेस बना रही है, तो इस तरीके का डाटाबेस वो बनाएगा, है ना, जिसमें नाम होगा, एड्रेस होगा, आईडी होगा, पिन नंबर होगा, स्टेट होगा, सिटी होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ऐसा बनाएगा। बात समझ में आई ना। फिर यहाँ क्या बोलता है, हेयर एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय जीप। एम्प्लॉय जीप का मतलब हुआ, जीप का मतलब होता है पिन कोड। तो किसी भी जिला में, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, है ना, वहां का डिस्ट्रिक्ट, वहां का गांव, वहां का प्रखंड जो है उस पिन कोड पे छिपा हुआ रहता है। अगर आप किसी भी जगह का पिन कोड बता दिए तो पिन कोड के एरिया से ये पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पंचायत है, कौन सा गांव है, इतना पता चल जाएगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी गांव, कोई भी प्रखंड, कोई भी पंचायत उस पिन कोड के ऊपर डिपेंड रहता है ना। तो ये क्या हुआ, ये सकारात्मक डिपेंडेंसी। तो इस चीज को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो फिर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, ये तीनों का तीनों कॉलम जो है जीप के ऊपर जो है पिन कोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी पिन कोड
ये तीनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपका जो गांव का पिन कोड होगा, आपका जो एरिया का पिन कोड होगा, वो पिन कोड से पता चल जा रहा होगा कि कौन जिला होगा, कौन सब डिवीजन होगा, कौन पंचायत होगा, कौन गांव होगा, है ना। और ये एड्रेस जो हम बोल सकते हैं कि पिन कोड के ऊपर डिपेंड रहता है, जो सकर्मक डिपेंडेंसी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का नियम कहता है। तो इस टेबल को जब अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इस टेबल को जब अलग अलग कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां से इतना कॉम्प्लेक्स पूछता नहीं है, ठीक है। अब जो है से इतना ही इस चैप्टर में है, डाटाबेस में इतना ही है, डाटाबेस में इससे ज्यादा नहीं है। क्या है, देखिए डाटाबेस चैप्टर में आपको करना क्या है, डाटा को समझना, डाटाबेस को समझना है, ठीक है, डाटाबेस का टैब्स को समझना है, ठीक है, और इसके अंदर जो की है प्राइमरी की कैंडिडेट की, उसको थोड़ा सा याद कर लेना है, और नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म याद कर लेना है, बस। इससे ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। इतने ही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये रॉ इन रिलेशन इज कॉल्ड, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी रिलेशन में रॉ क्या कहलाता है, डाटा, टपल, डोमेन या नन ऑफ दिस, तो टपल कहलाता है ना जी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा क्या कहलाता है, डाटा रिडंडेंसी, है ना, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क इन डाटाबेस, 18 का पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइमरी की कैंडिडेट की पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज थर्ड नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज डाटाबेस, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा है और पूछने की संभावना है। तो सारा क्वेश्चन के आंसर जो है असाइनमेंट में डाल देंगे। बार बाकी तब तक आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, है ना। ये वीडियो आपको बहुत जो है सो बेनिफिट देगा, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपके के लिए। नोट्स जो आपको देते जा रहे हैं हम चैप्टर वाइज, उसको प्रिंट करना है। अब वीडियो को अभी देखिए, नोट्स प्रिंट करने के बाद पुनः एक बार वीडियो को देखिए, और जिस तरीके से हम वीडियो में जो है सो इधर पेन से चीसते हैं, उसी तरीके से आप प्रिंट करने के बाद उसमें वैसे चीसिए और समझिए दोबारा वीडियो देख करके, ठीक है। तब फिर दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और अभी से प्रत्येक दिन 1 घंटा कम से कम जो है सो कंप्यूटर साइंस पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स अगर 2 घंटा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री 2 घंटा, मैथ 3 घंटा, तो कंप्यूटर कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और 1 घंटा में कुछ नहीं, एक चैप्टर रिवीजन मारिए, है ना, ठीक है। हार्डली हार्डली 2 चैप्टर रिवीजन मारिए, बहुत चैप्टर तो छोटा छोटा है जी, 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, आधा घंटा में रिवीजन करके खत्म कर दीजिएगा। तो ये अभी जो है सो मेरा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर मेरा सब जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है सो प्रोग्रामिंग लिखना सिखा देंगे आप लोगों को, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है वो करवा देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, असाइनमेंट दे देंगे, फिर तगड़ा नंबर आप लोग लाइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी तरह की दिक्कत होता है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल जो है वीडियो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, नोट्स प्रिंट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद रहिए। आज के क्लास में जो है सो सभा की समाप्ति जो है सो यहीं पे करते हैं, ठीक है। आई होप कि टॉपिक आपको जो है सो समझ में बढ़िया से आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।